नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नागार्जुन की एक बेहतरीन कविता जिसका नाम है बहुत दिनों के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत दिनों के बाद कविता का आद्योपांत अध्ययन। यहाँ देखिए कविता बहुत दिनों के बाद से जुड़ी कुछ बिंदुएं यहाँ दी गई हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पहले बिंदु पर जो है कवि परिचय। तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक जो मासिक पत्रिका थी और सन 1942-43 में विश्व बंधु जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका संपादन भी किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य की रचना की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी अर्जित की। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ जो है पाठ परिचय। देखिए बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संग्रहित है। यहाँ आपको काव्य संग्रह का मतलब जान लेना आवश्यक है। काव्य संग्रह को अंग्रेजी में एंथोलॉजी कहते हैं और ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें एक ही कवि के बहुत सारी कविताओं का संकलन होता है और इस पुस्तक का नाम सतरंगे पंखों वाली है और इसी पुस्तक में नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद शामिल है। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 में हुआ था। कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौटा है। वह लंबे समय तक गांव से बाहर रहा है। गांव लौटने पर उसे अपनी पुरानी अनुभूतियों को एक बार फिर महसूस करने का मौका मिला है। देखिए इस कविता में जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन सभी का वर्णन नागार्जुन ने बड़े ही अच्छे और रोचक तरीके से किया है। जैसे आंख से हम लोग देख सकते हैं, हाथ से या त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, जिह्वा से स्वाद ले सकते हैं, कान से सुन सकते हैं और नाक से सूंघ सकते हैं अर्थात स्मेल कर सकते हैं। और इन सभी इंद्रियों का प्रयोग नागार्जुन ने अपनी कविता बहुत दिनों के बाद में किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कविता की तरफ। देखिए बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद तो देखा, देखने में कौन सा इंद्रिय काम करेगा तो वो है आंख। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद तो ये सुन पा रहे हैं, किस इंद्रिय का प्रयोग हो रहा है, कान का। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद तो अर्थात इन्होंने स्मेल किया है, सूंघा है, तो कौन से सेंस का प्रयोग कर रहे हैं, नाक का। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वड़नी धूल। बहुत दिनों के बाद अर्थात यहां पर ये स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो हाथ का प्रयोग है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद तो देखिए इन्होंने खाया है तो स्वाद लिया है, तो ये हो गया आपका जिह्वा या जीभ।
बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद अर्थात उपसंहार के रूप में यहाँ पांचों इंद्रियों का वर्णन भी नागार्जुन ने बड़े ही अच्छे तरीके से कर दिया है। तो ये थी कविता। अब इस कविता को हम लोग अच्छे तरीके से आत्मसात कर पाए, इसीलिए इस कविता को मैंने 3 खंडों में विभाजित किया है। पंक्तियां पहली कुछ इस प्रकार है, देखिए। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, कठिन शब्द का सरल अर्थ यहां दिया गया है। कोकिल कंठी तान अर्थात कोयल की सुरीली आवाज। संदर्भ देख लेते हैं। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संग्रहित है। यायावर कवि नागार्जुन इस कविता में यह वर्णित कर चुके हैं कि बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौटने पर उन्होंने अपने गांव की अद्वितीय सुंदरता देखी है। प्रसंग पर आते हैं। कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव लौटा है। वह लंबे समय तक गांव से बाहर रहा है। गांव लौटने पर उसे अपनी पुरानी अनुभूतियों को एक बार फिर महसूस करने का मौका मिला है। उन्हीं अनुभूतियों को उन्होंने अपनी कविता में करीने से अभिव्यक्त किया है, सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। अब आते हैं हम लोग चित्रों पर। देखिए, ये जो फसल है ये गोल्डन कलर का है, इसीलिए कवि को ये सुनहली रंग की लग रही है और ये पकी हुई भी है। और ये देखिए, गांव में किशोरियों को इन्होंने धान कूटते हुए देखा है, गीत गाते हुए देखा है। नागार्जुन बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता में अपने गांव से लगाव को कई तरह से प्रकट करते हैं। जीवन की परिस्थितियों के कारण घर से दूर चले जाने की मजबूरी कई लोगों के सामने आती है। बाहर जाकर हम कई तरह की सफलताएं भी प्राप्त करते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में समृद्धि भी आती है, मगर अपनी जगह का आकर्षण हमारे भीतर बना हुआ रहता है। नागार्जुन इन्हीं परिस्थितियों के बीच अपने गांव को लौटे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने सुनहले रंग की पकी फसलों को मुस्कुराते हुए जी भर के देखा है। अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नागार्जुन को लग रहा है कि वो पकी सुनहली फसलें मुस्कुरा रही है। यह कवि का लगाव है कि उसे फसलें मुस्कुराती हुई जान पड़ती हैं। इसी तरह की बात कवि आगे भी कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने धान कूटती हुई लड़कियों के कोकिल कंठ से गीत सुने हैं। उन गीतों को मैं जी भर सुनता रहा। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब हम लोग आते हैं अगले पंक्तियों की तरफ। पंक्तियां 2। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वड़नी धूल। बहुत दिनों के बाद, यहां भी दो सेंसेस का प्रयोग किया गया है। एक नाक का सूंघे हैं और एक हाथ का, जिन्होंने स्पर्श किया है चंदन वड़नी धूल को। शब्दार्थ देख लीजिए। मौलसिरी एक प्रकार का फूल होता है जो बड़ा ही सुगंधित होता है। टटके फूल अर्थात ताजे फूल, गवई पगडंडी अर्थात गांव के कच्चे रास्ते, चंदन वर्णी धूल अर्थात चंदन के रंग की धूल। संदर्भ पूर्ववत है, अर्थात पंक्तियां एक में जो संदर्भ था, पंक्तियां 2 और 3 वही संदर्भ है और प्रसंग भी पूर्ववत ही है। हम लोग आ जाते हैं चित्र पर, तो देखिए, मौलसिरी के सुगंधित फूल यही है और इन्हीं फूलों को नागार्जुन ने बहुत दिनों के बाद जी भर कर सूंघा है। और ये देखिए, गांव की पगडंडियां या गांव के कच्चे रास्ते, जहां की धूल नागार्जुन को चंदन के समान प्रतीत हो रही है, अर्थात चंदन वर्णी, चंदन के रंग के समान श्वेत लग रही है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि की पार की नजर और अभिव्यक्ति कौशल प्रकट होती है।
कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने मौलसिरी के ताजे ताजे फूलों को जी भरकर सूंघा है। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने गांव के कच्चे रास्तों की धूल को जी भरकर छुआ है। मुझे यह धूल चंदन के रंग की मालूम होती है। और इस आकर्षण का मुख्य कारण यह है कि नागार्जुन की वह मातृभूमि है, और कहा भी जाता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, वहां की मिट्टी स्वर्ग के सुख से भी कहीं बड़ी है। इसीलिए यहाँ पर नागार्जुन को अपने गांव की पगडंडियों की धूल चंदन के रंग के समान प्रतीत हो रही है। अब हम लोग आते हैं पंक्तियां तीसरी की तरफ। देखिए, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भूपर। बहुत दिनों के बाद, यहाँ आपके लिए एक जानकारी की चीज है। ये जो शब्द है ताल मखाना, कुछ लोग इसका उच्चारण तालम खाना करते हैं। तालम खाना, जैसे दवा खाना, इबादत खाना, नौबत खाना, उसी तरीके से कुछ लोग इसका उच्चारण तालम खाना कर देते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में यह है ताल धन मखाना, और इसका मतलब हुआ एक प्रकार की खाद्य वस्तु जो तालाब में उगती है, अर्थात तालाब में उगने वाला मखाना। इसे हम लोग कहेंगे ताल मखाना। ओके, देखिए, ताल मखाना, तालाब में पैदा हुआ मखाना। गंध रूप रस शब्द स्पर्श, पांच इंद्रियों से जुड़े गुण। नाक से गंध, आंख से रूप, जीभ से रस, कान से शब्द और त्वचा से स्पर्श का संबंध है। और यहाँ देखिए, संदर्भ पूर्ववत, प्रसंग पूर्ववत। और अब हम लोग आ जाते हैं चित्र पर, तो यही है ताल मखाना के पौधों के फूल, और उसके बीज कुछ इस तरीके के होते हैं, और इसके बीज बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। और उन्होंने जी भर के गन्ने भी चूसे, अर्थात सुगर केन, हमारे उड़ीसा में आखू। अब देखिए, कवि नागार्जुन इन पंक्तियों में कहते हैं कि अब की बार बहुत दिनों के बाद मैंने ताल में पैदा हुए मखाने को जी भर कर खाया है, जी भरकर गन्ने चूसे हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने गांव की धरती पर आकर जाना है कि गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श को जी भरकर भोगने का असली मतलब क्या होता है। मैंने मौलसिरी से गंध को, पकी सुनहली फसलों से रूप को, ताल मखाना और गन्ने से रस को, किशोरियों की कोकिल कंठी तान से शब्द को, और चंदन वर्णी धूल से स्पर्श को महसूस किया है। इंद्रियों की सार्थकता मानो यहीं लौटकर महसूस हुई हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने पंक्तियों पर विशेष रूप से अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं काव्य सौंदर्य पर। तो देखिए, प्रवासी के जीवन से निकल चुकी आत्मीयता को यह कविता चित्रित करती है। प्रवासी अर्थात रोजगार की तलाश में जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि को छोड़कर किसी दूसरे देश में निवास करता है, तो हम लोग उसे प्रवासी कहते हैं। और जब वह प्रवासी अपने मातृभूमि में लौटकर वापिस आता है, तो उसकी आत्मीयता हम लोगों को देखने को मिलती है। अपना परिवेश हमारे प्रत्येक पक्ष से स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। इस कविता की छंद योजना में चौपाई के एक चरण जैसे 16 मात्रा तथा दोहा के सम चरण 11 मात्रा का उपयोग ज्यादा हुआ है। दोनों को जोड़कर 27 मात्राओं की पंक्तियां भी रखी गई है, और इस छंद को सरसी छंद कहते हैं। नागार्जुन की यह कविता सुगठित है। अनुभूतियों के 5 रूपों और स्रोतों के परंपरागत आधार पर रची गई यह कविता कुल 6 चरणों में है। 5 में पांचों इंद्रियों इस क्रम से सक्रिय हैं। आंख, कान, त्वचा और जीभ छठे चरण में उपसंहार है, अर्थात निष्कर्ष है। और अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम बिंदु पर, जो है बोध प्रश्न। देखिए, कविता में पांचों इंद्रियों का प्रयोग कैसे हुआ है। तो कविता में पांचों इंद्रियों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने देखा है क्या, अपनी आंखों से पकी सुनहली फसलों को। सुना है क्या, अपने कानों से धान कूटती लड़कियों की कोकिल कंठी तान।
सूंघा है क्या अपने नाक से मौलसिरी के ताजा ताजा फूलों को? चखा है क्या उन्होंने ताल मखाना और गन्ने के जूस को? पांचवा क्या है, उन्होंने छुआ है क्या अपने गांव की पगडंडियों की चंदनवर्णी धूल को? कवि ने जी भर क्या देखा? कवि ने जी भर पक्की सुनहली फसलों के मुस्कुराहट को देखा है। गांव की पगडंडियों की धूल को चंदनवर्णी क्यों कहा गया है? क्योंकि गांव की पगडंडियों पर लगातार आते जाते रहने के कारण वहां की मिट्टी थोड़ी बारीक हो जाती है और वो श्वेत रंग की लगने लगती है, इसीलिए चंदनवर्णी धूल कहा गया है। ताल मखाना क्या होता है? तो ताल मखाना एक खाद्य वस्तु है जो तालाब में पैदा होता है और इसके बीज में नाना प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। कविता की भाषा शैली पर विचार कीजिए। तो कविता की भाषा शैली बड़ी ही सरस और सुबोध है। इसमें ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ ऐसे शब्दों के प्रयोग से कविता बड़ी ही सुंदर बन पड़ी है। प्रवासी कवि नागार्जुन ने यह कविता क्यों लिखी होगी? प्रवासी कवि नागार्जुन ने यह कविता अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए लिखी है, क्योंकि जब वो बहुत दिनों के बाद अपने गांव वापस आते हैं तो गांव की सुंदरता देखकर अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को अपने हृदय से बाहर निकालकर शब्दों के रूप में कविता के द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद का एक विशेष अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।